आप सभी विद्यार्थियों का मैं आशीष पाठक एक बार फिर से स्वागत करता हूं और फिर से हम लोग चलेंगे सीखने सिखाने पढ़ने और पढ़ाने की एक और सोपान की ओर, भौतिक विज्ञान की एक और कक्षा और बहुत आनंद के साथ, बहुत रोचकता के साथ, बहुत मन के साथ हम लोग इस तकनीकी दुनिया के साथ अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए जुड़ते हैं और आज की कक्षा में क्या है ये जानते हैं। उसके पहले हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में क्या सीखा उसकी एक बात हमने जाना कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना भी हमने की, उसकी सूत्र की व्युत्पत्ति भी हमने की। तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं उस पर हम लोग आते हैं और आप देख सकते हैं आज जो हमको सीखना है, जिस बात पे चर्चा करनी है, जिसको समझना है, जिसके साथ हमको जुड़कर आगे बढ़ना है इस कक्षा में, वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगला अंक, अर्थात एक और स्थिति जो है निरक्षीय स्थिति। अगर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु स्थित होगा तो हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे पता करेंगे। और ये मैं आपसे कहना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षाओं के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है परीक्षाओं की दृष्टि से, इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे। और उसके बाद हम आज ये भी जानेंगे कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयों का आघूर्ण क्या होता है। तो इन दोनों टॉपिक से हम लोग रूबरू होंगे, इन दोनों टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को अपने पहले टॉपिक के साथ, जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव वैसा ही है जैसा हमने अक्षीय स्थिति में देखा था। वैद्युत द्विध्रुव में कोई बदलाव नहीं होने वाला। आप देखेंगे कि यहां वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके बिंदु ए पर धन या प्लस क्यू आवेश है, उसके बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, उसका मध्य बिंदु ओ है। सब कुछ वैसा का वैसा आपको दिखाई दे रहा है और उसकी लंबाई 2l है, अर्थात मध्य बिंदु से b तक की दूरी l, मध्य बिंदु o से a तक की दूरी l है। लेकिन इस बार जो बदला है वो बदली है स्थिति। पिछली बार हमने इसकी अक्षरेखा पर बिंदु लिया था, इस बार हम इसकी निरक्ष रेखा पर लेंगे। और निरक्ष रेखा का अर्थ है इसका लंबार्धक हमने खींच रखा है। मध्य बिंदु से जो लंब होकर जाता है उस रेखा पर एक बिंदु P लिया है हमने, और इस P बिंदु की जो हमारे O से दूरी है अर्थात मध्य बिंदु से, वो है R। आप देख सकते हैं यहां पर। अब हमको जो करना है वो हम जान लें कि K माध्यम के एक जो के परावैद्युतांक का एक माध्यम है उसमें इस द्विध्रुव को हमने रख रखा है। हम ये चाहते हैं, हम ये गणना करना चाहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी के कारण इस बिंदु P पर, जो कि इसकी लंबार्धक रेखा पर इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो उसकी गणना हम लोग करेंगे और उसकी गणना बहुत ध्यान से आप सब मेरे साथ देखेंगे किस प्रकार से की जाएगी। फिलहाल आप यहां एक बार फिर से देख लीजिए, ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ये इसका मध्य बिंदु O से B तक की दूरी L, O से A तक की दूरी L। टोटल हमारे पास इनके बीच जो हमारे कह सकते हैं द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी होती है वो 2L। निरक्ष रेखा पर बिंदु P, जिसकी मध्य बिंदु से दूरी R है। और अगर हम इन दोनों सिरों को P बिंदु से मिलाते हैं तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब हम लोग गणना की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे मैंने उस चित्र को तो बनाया ही है, उसके साथ एक चित्र हमने और लिया है। ये क्यों लिया हुआ है इसको अभी आप जानेंगे। सबसे पहले काम हम वहीं से शुरू करेंगे जैसा हमने अक्षीय स्थिति में कहा था। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण पता करनी है। हम करेंगे ये कि सबसे पहले द्विध्रुव के धन क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। फिर द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे और फिर P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखें स्टूडेंट्स,
ये जो हमारा प्लस क्यू आवेश है वो ए बिंदु पर स्थित है, इसलिए इसको सामान्य रूप में हम ई ए से डिनोट कर देते हैं। हमको फिर से वहीं वापस जाना है, उसी सूत्र को अप्लाई करना है जो हमने पहले पढ़ रखा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण हम पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना जा रहे हैं, तो वो सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन डिस्टेंस। यहीं पर सबसे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि दूरी हम लेंगे कौन सी। हम दूरी वो लेंगे जो धन आवेश Q से उस बिंदु की है जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने जा रहे हैं, अर्थात A से P तक की दूरी AP²। अब आप देखें, हमको यहां पर कैलकुलेशंस थोड़ी सी ध्यान देनी है कि ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP दूरी होगी कितनी। आप देखें स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको एक दिखा रहा हूं AOP, ये चूंकि लंब है, लंबार्धक खींचा गया है, तो निश्चित रूप से APO हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में इस थीटा कोण के लिए हमारे पास ये लंब है, ये आधार है, और ये निश्चित रूप से कर्ण होगा, ये क्लियर है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो पाइथागोरस हम प्रमेय का उपयोग करें, ये R और ये L, तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो हमारा कर्ण AP प्राप्त होगा वो √R² प्लस L² होगा, और जब उसका वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा R² प्लस L²। अब यहां पर इसकी दिशा भी हम तुरंत बता देते हैं, क्योंकि बिना दिशा के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना कोई उपयोग की बात नहीं, इसलिए हम इसकी दिशा कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से हम यहां पर रखेंगे परीक्षण आवेश। मैंने आपको कहा था, ये कल्पना करते हैं कि P बिंदु पर हमने परीक्षण आवेश Q0 को रख दिया। अब Q0 पर Q0 पर जिधर बल लगेगा इस प्लस Q आवेश के कारण वही दिशा होगी, और आप देख सकते हैं अब हमारे चित्र में स्पष्ट है कि ये प्लस Q आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा EA की दिशा में, इसलिए इसकी जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी EA दिशा में हमारे पास हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं हमारी जो दिशा है वो हो जाएगी AP की ओर। ये दिशा जो है AP की ओर हो जाएगी। तो हमने ये जान लिया। अब इसके बाद हम इस माइनस Q आवेश के कारण हम पता करते हैं कि इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। माइनस Q आवेश कहां रखा हुआ है? माइनस Q आवेश रखा हुआ है बिंदु B पर, इसलिए इसको हम EB कह देंगे। तो EB अब हम कैलकुलेट करेंगे उसी सूत्र के उपयोग से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन दूरी। अब फिर से दूरी B से P तक की लेनी होगी, क्योंकि B पर हमारे पास माइनस Q आवेश है, BP², और ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, अब आप देखेंगे BP भी ठीक उतना ही है जितना AP है, क्योंकि यहां पर ये R हमारे पास ये उभयनिष्ठ हम कह सकते हैं लंब हो जाएगा इन दोनों त्रिभुजों समकोण त्रिभुजों के लिए। ये दूरी भी हमारी L होगी, तो ये हमारे पास √R² प्लस L² होगा। स्क्वायर करेंगे उसका तो ये R² प्लस L²। इसकी दिशा हमको देखनी होगी। दिशा जहां आती है मैं थोड़ा सा ठहरता हूं, इसलिए ठहरता हूं कि आपके मन में संशय जो भी हो सब दूर हो जाएं और आप स्पष्ट हो जाएं कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे निकालते हैं। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं। कल्पना करिए यहां पर परीक्षण आवेश रख दिया गया है। अब ये माइनस Q आवेश उसके ऊपर किस तरीके का बल लगाएगा इसको हम देखते हैं। माइनस Q आवेश उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसकी दिशा होगी PB की ओर, PB की ओर। आपने देखा कि हमारे पास इसको EB से दिखाया गया है। अब यहां पर अगर आप एक चीज को यही ध्यान से देख लें, हमने जो धन आवेश अर्थात प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता की है और जो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता की है, उन दोनों के मान को जरा से ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए दोनों के मान हमारे पास आए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R² प्लस L², और यहां पर भी वही आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R² प्लस L², अर्थात दोनों के मान एकदम समान हैं। अंतर किसमें है? मान तो जरूर समान है, लेकिन ये सदिश राशियां हैं। केवल मान समान होने से काम नहीं चलना है, इनकी दिशाएं भी हमको देखनी है। तो जो हमारे पास
प्लस क्यू आवेश की दिशा है वो अलग है और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अलग है। दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं अलग हैं, मान समान हैं। तो अब हम P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करेंगे, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट हम स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। उसके पहले इस स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, तब हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। जब दोनों हमारे पास दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, मान समान हैं, तो हम इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए इनके वियोजन का सहारा लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस AB के समांतर दिशा में और AB के लंबवत दिशा में इन दोनों EA और EB को वियोजित करेंगे। हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो धन क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण आई है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण आई है, दोनों का वियोजन करेंगे AB के समांतर और AB के लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो देखिए हमने यहां पर दिखाया हुआ है कि जब हम EA का वियोजन AB के समांतर दिशा में करते हैं तो हमको प्राप्त होता है EA cos थीटा। आप लोग देखेंगे EA cos थीटा, ये कोण थीटा था, इसलिए इधर की तरफ जो हमको वियोजित भाग मिला वो EA cos थीटा, और AB के लंबवत दिशा में जो हमको भाग मिला वो आपने यहां लिख रखा है EA sin थीटा। इसी प्रकार से EB, ये कोण भी हमारे पास थीटा होगा, और EB का जो हमारे पास वियोजित भाग हमारे पास AB के समांतर प्राप्त होता है वो है EB cos थीटा, और जो लंबवत प्राप्त होता है वो है EB sin थीटा। अब यहां एक चीज बहुत ध्यान देने की है, आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास EA cos थीटा, EB cos थीटा एक ही दिशा में है, जबकि EA sin थीटा और EB sin थीटा परस्पर ठीक विपरीत दिशा में हैं। एक ही रेखा के अनुदिश परस्पर विपरीत हैं। EA और EB मान में समान हैं, लेकिन हमारे पास दिशाएं अलग थी। लेकिन हमारे पास यह देखना है EA sin थीटा और EB sin थीटा न केवल हमारे पास दिशाओं में परस्पर विपरीत हैं, बल्कि मान में भी समान हो जाएंगे, क्योंकि EA और EB का मान समान है। तो ऐसी दशा में जब EA sin थीटा और EB sin थीटा एक दूसरे के ठीक बराबर और विपरीत हैं तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए जो P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अब वो केवल EA cos थीटा और EB cos थीटा के योग के बराबर होगी। तो आइए गणना करते हैं कि P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब EA बराबर EB है, हमने जान लिया है, तो इसको हम ये कह सकते हैं E इक्वल टू 2EA cos थीटा। ध्यान देंगे यहां हमारे पास चूंकि EA EB बराबर है इसलिए 2EA cos थीटा हम मान रखेंगे। 2EA का मान आपको पता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारे पास ये, और यहां पर cos थीटा। अब आप देखें cos थीटा क्या होगा। cos थीटा मैं जल्दी से आपको अगर चित्र रिमाइंड करा दूं, ये हमारे पास इस तरीके था, यहां पर प्लस क्यू आवेश था, यहां माइनस क्यू आवेश था, ये P बिंदु था, ये L था, ये हमारे पास R था, और ये कोण थीटा था, ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था। द्विध्रुव की संरचना ऐसी थी। तो cos थीटा अगर आप वहां से कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q, इसको हमने लिख लिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार यहां पर हो जाएगा L और कर्ण हमारे पास है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो यहां से कैलकुलेशन आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर। देखिए यहां पर आधी पावर है हाफ और यहां पर 1 है, तो 3/2 हो जाएगी। हमको पता है कि अगर आधार समान हो तो गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। x इंटू एक्स टू द पावर हाफ x टू द पावर 3/2 के इक्वल होती है, उसी का हमने उपयोग किया, और यहां पर L भी आ गया। फिर से हम ध्यान दें विद्यार्थियों कि Q इंटू 2L,
Q इंटू 2L आप सबको पता है, मुझे पता था, आपने मन में तुरंत जवाब दिया। Q इंटू 2L द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, तो ये हो गया P। तो हमारे पास E इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन, हमारे पास एक चीज हम यहां से ध्यान देंगे कि जो P आया हमारे पास P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां पर हम एक चीज फिर से वही कहना चाहेंगे कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत अल्प होती है, उसको आधा करेंगे और अल्प होगी, और R उसकी तुलना में काफी ज्यादा होगा। और जब हम R का वर्ग करेंगे, बड़ी चीज का वर्ग करिए वो और बढ़ जाता है, लेकिन एक से छोटी संख्या का वर्ग करिए वो और घट जाता है। तो R का वर्ग करने पर वो बहुत बड़ा होगा और L का वर्ग करने पर वो और छोटा होगा, इसलिए R स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो उस स्थिति में L स्क्वायर को हम नगण्य मान देंगे और तब हमारे पास ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R स्क्वायर होल पावर 3/2 E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R क्यूब। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास हमको मिल गई निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता चला, इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि हमने कहा था कि ये EA cos थीटा और EB cos थीटा के योग से आया है। आपने देखा था कि इस प्रकार से हमने वियोजित किया था, ये दिशा थी, अर्थात इसकी दिशा होगी AB के समांतर। इसकी दिशा क्या होगी हमारे पास, AB के समांतर होगी। तो हमने यहां पर निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली, और एक चीज यहां से स्पष्ट हो गया कि E अनुक्रमानुपाती 1/r क्यूब है, क्योंकि जब हमारे पास अक्षीय स्थिति में था वहां पर था 2p/r क्यूब, यहां है p/r क्यूब। दोनों में हम ये देख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती थी। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और जो बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यह मुख्य अंतर है कि वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है और ये R क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। इस प्रकार से हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जो आज हमको सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं और उस टॉपिक पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो हेडिंग लिखी हुई है वो है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। सारी चर्चा वैद्युत द्विध्रुव को लेकर हो रही है। हमने वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से शुरू किया, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता की दो स्थितियों में। अब हम ये देखना चाहते हैं, ये गणना करना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि अगर उस वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य वैद्युत एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर कोई बलयुग्म का आघूर्ण लगता है, और लगता है तो उसका मान कितना होता है। तो देखें यहां पर हमारे पास एक ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, कैपिटल ई से उसको हमने दिखाया है, बल रेखाएं उसकी प्रदर्शित हैं। ये हमारे पास बाह्य वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई, जिसकी तीव्रता है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है, हम इसको कह सकते हैं यहां पर ये ए है और ये बी है। यहां पर इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी को हमने रखा है जिसकी लंबाई 2L है। अब यहां पर हमको ध्यान देना है कि क्या होता है जब वैद्युत द्विध्रुव को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके दोनों आवेशों पर बल लगता है। हमको पता है किसी वैद्युत क्षेत्र E में Q आवेश पर लगने वाला बल EQ होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में Q आवेश पर लगने वाला बल EQ होता है। तो उस प्रकार यहां इस प्लस Q आवेश पर जो बल लगेगा कैपिटल F, वो बराबर होगा EQ के, और इसकी दिशा धन आवेश के कारण है। धन आवेश पर बल लग रहा है वो क्षेत्र की दिशा में होगा, जबकि इस ऋण आवेश पर बल का मान EQ ही होगा, चूंकि आवेश ये Q ही है, लेकिन इसकी दिशा क्षेत्र के विपरीत होगी। अब हमारे पास के परावैद्युतांक के माध्यम में अगर हम मान लें कि इसको रखा गया है, के परावैद्युतांक के माध्यम में क्षेत्र से थीटा कोण पर, इस क्षेत्र से थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, तो हमारे पास उसके धन आवेश पर एक बल EQ लगता है और ऋण आवेश पर एक बल EQ लगता है। धन आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋण आवेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल मान में समान हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, विपरीत हैं, इसलिए एक बल युग्म बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब इस प्रकार से एक बल युग्म इसके ऊपर लगता है, वो बल युग्म क्या चाहता है? वो बल युग्म ये चाहता है कि द्विध्रुव